इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जब मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, मुझे पता है कल जब मैंने डिबेट करी वक्त के ऊपर, और कल जब योगी आदित्यनाथ ने एक सर्वे ऑर्डर किया, उसके बाद आपके खेमे में घबराहट पैदा हो गई। मैं एक बात नहीं समझ पाता कि आप हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढते हैं। एक क्या सरकार, एक राज्य सरकार इलीगल प्रॉपर्टीज की जांच ऑर्डर नहीं कर सकती? क्या हमारा देश शरिया से चलता है कि संविधान से चलता है? ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। संविधान से चलता है। तो आप अगर सेक्शन 83 ऑफ द वर्क एक्ट को कोट करते हैं, साथ में आप सेक्शन 4 को भूल जाते हैं, जहां पे एक राज्य सरकार एक सर्वे ऑर्डर कर सकती है। आप सेक्शन 40 को भूल जाते हैं, जो संविधान की मूल धारा के खिलाफ है, जो ये कहता है कि अगर वक्फ को लगता है कि अगर कोई भी जमीन वक्फ के अंदर आनी चाहिए तो वक्फ उसको अपनी जमीन कर देता है। और जैसे कि आपने कहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर मतलब दोस्तों कि अगर मैं हिंदू हूं, क्रिश्चियन हूं, पारसी हूं, सिख हूं, और अगर मेरी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, तो मैं सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाऊंगा, वक्फ के चक्कर लगाऊंगा, जिसके अंदर मेजॉरिटी मेंबर्स मुसलमान हैं। और उसके बाद उससे अपील करने के लिए भी ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, जहां पे वीटो वोट एक मुस्लिम मेंबर को दे दिया है। तो ये भेदभाव इस देश में बाकी सब धर्मों के साथ क्यों हो रहा है? ये हमारी सेक्युलर फैब्रिक के अगेंस्ट है। तो सेक्युलर फैब्रिक की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जी, जब योगी आदित्यनाथ ने एक सर्वे ऑर्डर किया, कानूनी रूप से ऑर्डर किया, न्याय संगत रूप से ऑर्डर किया, आप घबराए इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि वक्फ के अंदर कई इलीगल प्रॉपर्टी है, कई बंजर जमीन है, कई ऐसा लैंड है जो मस्जिद या मदरसा को बिलोंग नहीं करता, जिसको वक्फ ने अपने अंदर ले लिया है, और उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए आपको घबराहट हो रही है। और आप इतने पढ़े लिखे होके एनआरसी से इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसा ही पूरा भ्रम पैदा किया था सीए और एनआरसी की वक्त। एक भी मुसलमान को हिंदुस्तान से छोड़कर नहीं जाना गया, ना हिंदुस्तान से हटाया है, पर तब भी आपने भ्रम को पैदा किया था, और अभी वापस से आप इस भ्रम को पैदा कर रहे हैं। पर इस वक्त भी, जैसे उस वक्त भी देश की जनता ने आपको सच दिखाया था, आज वापस से मैं आपको सच दिखाऊंगा। और सत्य दोस्तों यही है कि वक्फ एक्ट 1995 सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को तुष्टीकरण के तहत वोट बैंक वाली अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना था। क्योंकि अगर संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में नहीं सोचा, अगर संविधान के अंदर वक्फ एक्ट नहीं, अगर फर्स्ट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने वक्फ की बात नहीं की, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर इसकी बात नहीं हुई, तो फिर ये आया इसीलिए क्योंकि माइनॉरिटी वोट के तहत रूल करना था। सेक्युलर फैब्रिक की ट्रू एसेंस के अगेंस्ट अगर कोई एक्ट है, अगर सबसे बड़ा एंटी सेक्युलर एक्ट है, तो वक्फ एक्ट है। और असदुद्दीन ओवैसी, आप ये जानते हैं, इसके बावजूद आज आपका बयान इस देश के अंदर इस हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहा है, और आपका बयान मुसलमानों के अंदर एक भ्रम और डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज देश के हिंदू मुसलमान सब इसके विरुद्ध में है। और मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि वक्फ संपत्ति सर्वे से वोट बैंक वाले नेताओं को हो रहा है डर। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है दोस्तों, मेरी दलील है कि वक्फ सर्वे से, अवैध कब्जे से मिलेगी मुक्ति, और हर राज्य को इसको ऑर्डर करना चाहिए। सुनिए एआईएमआईएम के नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से वक्फ एक्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। ये ना मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या आप सर्वे करा के उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं? आप बताइए। एनआरसी में वही, आप डेटा जमा कर रहे हैं, आप डेटा जमा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या सर्वे कराने से कोई लीगल स्टेटस चेंज होता? वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं होता है। एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको। एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि
1942 में वक्फ हुआ था ये। कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सीनियर स्पोक्स पर्सन, आचार्य विक्रमादित्य, सीनियर वैदिक स्कॉलर, अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रमोद कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यू इंडियन, मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, एआईएमआईएम के सीनियर लीडर, और हाजिर खान, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का इस मुकदमे के अंदर स्वागत है। इस मुकदमे की शुरुआत मैं करना चाहता हूं आलोक अवस्थी आपके साथ और मनोज पांडे के साथ में। मनोज पांडे, आप और आलोक अवस्थी आए। मुझे समझ नहीं आया मनोज पांडे कि इसका तो स्वागत आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी इलीगल जमीन जो है ये वक्फ के नाम पर कब्जा हुई है। आजम खान ने, जो आपके समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कितनी इलीगल प्रॉपर्टीज जौहर यूनिवर्सिटी से लेके अलग अलग जो है वक्फ के नाम पर अपने कब्जा की थी, जिसके अगेंस्ट मुसलमानों ने भी बोला था। तो जब ये सर्वे ऑर्डर हो रहा है, ये सर्वे से सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या कोई इलीगल प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए मनोज पांडे। हेलो, बोलिए। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। नहीं, आपने क्या पूछा ये तो हमें मालूम होना चाहिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। आपने क्या पूछा? मनोज पांडे, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस सर्वे का स्वागत क्यों नहीं कर रहे? इस सर्वे का स्वागत होना चाहिए। इससे जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टी अगर है तो सामने आ जाएगी वक्फ के नाम पर। आज रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन तो वक्फ के पास है इस देश में। नहीं, सर्वे की आप बात कर रहे हैं। सर्वे केवल वक्फ का ही नहीं, अगर किसी भी संस्था के पास कोई इनलीगल प्रॉपर्टी है उसको कराना चाहिए। केवल सर्वे किसी वक्फ से नहीं मतलब होता है। इनलीगल प्रॉपर्टी का मतलब है असंवैधानिक संपत्ति। असंवैधानिक संपत्ति अगर किसी संस्था ने जुटा रखा है तो आपको सबकी जांच करानी चाहिए और सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। आलोक अवस्थी ये बात कर रहे हैं कि इलीगल संस्था किसी भी होनी चाहिए, उसकी बात करी जाए। पर मैं पूछना चाहता हूं इस वक्त कि फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जितनी पावर वक्फ बोर्ड जैसा कोई दूसरा बोर्ड किसी दूसरे धर्म में नहीं है। इस पूरे वक्त के अंदर जो जमीन है पिछले कुछ सालों में 2008 के बाद में दुगनी हो चुकी है। और कितनी बार हमने पेटिशंस देखी सामने, भले हिंदू द्वारा मुसलमान द्वारा, कि ये जो पूरी इलीगल एनक्रोचमेंट इस एक्ट के अंदर हो रहा है। तो जब आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर एक सर्वे ऑर्डर कर रही है तो फिर सब किसी भी धर्म की बात क्यों की जा रही है? इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए प्रदीप भाई, पहली बात तो जो वक्फ का जो बोर्ड है, समझता हूँ कि इसमें सभी जो है मुसलमान है, उसमें दूसरे पक्ष का कहीं सुनवाई का अधिकार नहीं है। और वक्फ को, हर जमीन को वक्फ का बता देना, ये वक्फ को अधिकार है, चाहे वो हिंदुओं की जमीन हो या वो मुसलमानों की जमीन हो। तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने भी ये बात कही थी कि वक्फ की तमाम प्रॉपर्टीज की जांच होनी चाहिए। और ये काफी अरसे से तमाम धर्म गुरुओं ने इस बात के लिए सरकार से विनती करी है। लेकिन आप क्या करें? क्या सरकारें ज्यादातर समाजवादी पार्टी या बसपा की लगातार इधर पिछले 15-20 सालों में रही है। इन्हीं के लोग इन वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करते रहे और उसको लेकर के अपनी दुकान चलाते रहे। और जब जो सरकार आगे बढ़ती है तो तुरंत ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा बता देते हैं। इसमें जब गरीब गुरबों की जमीन को आप कब्जा करके वक्फ में दर्ज कर देंगे, उसको न्याय कौन दिलाएगा? और वक्फ की अगर जांच हो रही है तो जो अनियमितता हो रही है उसकी जांच होगी, और जो गलती कर रहा है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, सामने लेकर के आएगी। उसमें किसी का नुकसान कहां से हो रहा है? मनोज पांडे, इसमें नुकसान किस तरीके से किसी का नहीं हो रहा है? तो फिर आपकी पार्टी इसका स्वागत क्यों नहीं कर रही है खुले रूप से? आपकी पार्टी इसका स्वागत क्यों नहीं कर रही खुले रूप से? आपकी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने भी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे कितने करोड़ों की जमीन, 500 करोड़ की जमीन जो है वो अपने दोस्तों यारों को दे दी गई थी। वो मनोज पांडे स्वागत नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके सवाल पर आ रहे हैं हमारे जो साहब अभी जो हमारे साहब अभी यहाँ पर बोल रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, कानून और संविधान की बात कर रहे थे, जनता की बात कर रहे थे, जनहित की बात कर रहे थे। हम इस साहब से पूछना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज बाढ़ से और सूखा से उत्तर प्रदेश के 60 जनपद प्रभावित हैं। इनके अधिकारी और इनके जिलाधिकारी आज तक जांच करके नहीं दे पाए कि किसानों को नुकसान कितना हुआ।
आज उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान डिग्री लेकर के ठोकरे खा रहा है और आत्महत्या की ओर जा रहा है। ये आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 6 घंटे बिजली मिल रही है, ये बिजली क्यों नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं? और रही बात हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू और मुसलमान करके आखिर देश में कब तक ये राजनीति करेंगे? सवाल केवल हिंदू और मुसलमान की नहीं है। ऐसे झूठे लोग जिन्होंने देश को ये सपना दिखाया था कि हम हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आज ये कहाँ गए नौकरी देने वाले लोग? तो इनसे ये आज बड़ा सवाल है कि जो लोग देश के लोगों को नौकरी दे रहे थे, आज ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये केवल खूब पटकर के चले जाते हैं हिंदू और मुसलमान पर। हिंदू और मुसलमान की क्या बात है? मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहता हूँ, आचार्य विक्रमादित्य और हाजिर अंग्रेज, उसके बाद मैं प्रमोद कुमार और अवधेश जी के पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास वापस से आ रहा हूँ। मनोज पांडे और आलोक अवस्थी थी, मैं इलियास शराफुद्दीन भी आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य और इलियास शराफुद्दीन के पास आना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं हाजिर अंग्रेज। इलियास शराफुद्दीन, आपको और असदुद्दीन ओवैसी को सुना रहा हूं। वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम आईएएस ऑफिसर, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम स्कॉलर, मुतवालिस जो है उनको पब्लिक एक्सचेकर पैसे देती है। स्टेट और सेंटर जो होती है 1 रुपए का टैक्स नहीं कलेक्ट करती, वही मंदिरों से लाखों रुपए करोड़ों का टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और ऐसी पावर्स और ऐसी अथॉरिटी और ऐसे फॉर्म का बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के मारने वाले लोगों द्वारा दी गई और दान की गई जमीन को क्यों दिया जाता है? सेक्युलर फैब्रिक के अगेंस्ट है। और आप बताइए, क्या ये जो लैंड माफिया चल रहा है इसके अंदर, इसके खिलाफ खुल के बोलेंगे कि इसमें भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे? विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है प्रदीप, क्योंकि वक्फ की जमीन मुसलमानों की हलाल की कमाई की अपनी मेहनत की जमीन थी जो अल्लाह की राह में दिया था। और लाखों करोड़ की जमीन गवर्नमेंट लेती जा रही है हर साल। हमारे पास हैदराबाद में हाईटेक सिटी 20 लाख करोड़ की वक्फ की जमीन पे बना दिए, हमारे पैसे की जमीन। और दूसरा, दुनिया भर में नहीं, सिर्फ इंडिया के अंदर अगर आप शराफुद्दीन साहब गलत बोल रहे हैं। शराफत, इनका नाम ही शराफत है, लेकिन सारी बातें तथ्य गलत पेश कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड पे सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं वो मुसलमानों ने किए हुए केस। मुसलमानों की जमीन पर ही कब्जा किया जा रहा है सबसे ज्यादा। अरे शराफुद्दीन साहब, नाम के ही शराफुद्दीन हो या वास्तविक तौर पर भी शराफत की बात करते हो? मुझे लगता है शराफत की बात करना नहीं चाहते हैं शराफुद्दीन जी। देखिए, वक्फ बोर्ड ने सबसे ज्यादा जमीनों के जो घपले किए हैं, तमाम जमीनों पर इनके लोगों ने जिस प्रकार से उन जमीनों को बेचकर अपने नाम करा ली है, वो लगातार केस एक के बाद एक आप जाके सब कर लीजिए। तमाम जिला अदालतों में जितने केस चल रहे हैं वो साफ साफ उसका प्रमाण है। जितनी जिला अदालतों में केस है वो इन्हीं के लोगों के खिलाफ है। ये तमाम जिस प्रकार से जमीन का केस चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी बंदरबांट चल रही है, अंदर ही अंदर घपले चल रहे हैं। मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड का एक कितना नाजायज सिस्टम चल रहा है अभी पूरे देश के अंदर। जिस प्रकार से किसी के भी लैंड को वक्फ बोर्ड अपना कह सकता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जनरल सौदा हलाल की जमीन हमारे मुसलमानों के बहुओं ने अल्लाह की राह में दिया। केस हुआ, आचार्य विक्रमादित्य, लोगों ने उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया है। यहाँ तथाकथित तौर पे जिस प्रकार से लॉ का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, अब समय आ गया है कि वक्फ एक्ट को ही खत्म किया जाए। जब तक ये वक्फ एक्ट जैसे लॉ इस देश में रहेंगे, तब तक ये नाइंसाफी होती रहेगी। ये नाइंसाफी होती रहेगी। और अवधेश कुमार और हाजिर अंग्रेज, ये हमारे सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ है। आचार्य विक्रमादित्य, मैं इस बात पे आपका समर्थन करना चाहता हूं कि हमारे सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ है। आचार्य विक्रमादित्य, मैं इस मोशन को सेकंड करता हूं। मैं प्रमोद कुमार के पास आने के पहले मैं अवधेश कुमार आपके पास और हाजिर अंग्रेज के पास आना चाहता हूं। अवधेश कुमार, आप इस वक्त फोन में देख रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि आपकी घर की जमीन पर अगर वक्फ वाला घूम रहा है आसपास और उसने सोचा रहे ये तो वक्फ के अंदर ले लो, तो जब तक आप स्टूडियो से घर पहुंचेंगे वो वक्फ के अंदर आ जाएगी। 10 साल तक आप वक्फ को ही अपील करते रहेंगे, फिर वक्फ वाले ट्रिब्यूनल में जाएंगे और वहीं हिंदू क्रिश्चियन पारसी होगा वो सिविल कोर्ट में जाएगा। तो भैया ये भेदभाव क्यों? हमारे देश के संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 3 तरीके के कोर्ट सोचे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। सिविल मैटर्स के लिए ये प्रक्रिया थी, तो फिर इसमें क्यों अलग हो? अवधेश कुमार,
तो ये इससे पता चलता है ना कि हमारा देश आजादी के पास से किस ढंग से चलाया जा रहा था। आज आप 2009 में वक्फ की संपत्ति के बारे में कहा गया कि 4 लाख एकड़ है, आज बताया जा रहा है कि 8 लाख एकड़ जमीन है। आप बताइए ना, देश में ऐसी कौन सी संस्था है धार्मिक जिसके पास 8 लाख एकड़ जमीन है? तो जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं, देश के ज्यादातर प्रभावी मुस्लिम नेताओं ने वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। एक नेता उससे नहीं बचेगा अगर ठीक से सर्वे हो जाए तो, जो स्थिति बनाई गई है। आप देश को यह पता होना चाहिए कि कई राज्यों में कुछ नगर निगम के जो भवन है, सूरत नगर निगम के भवन को कहा गया कि एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुगल काल के शासन में था, और उस पर विवाद खड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तमिलनाडु के गांव का तो आपने देख लिया है कि क्या स्थिति है। वहां 1500 साल पुराना मंदिर है, लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए इस समय जो सर्वे का विरोध हो रहा है कि वक्फ के नाम पर, मजहब के नाम पर किस ढंग से अलग अलग नेताओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। अगर यह सर्वे हो गया तो सारी चीजें हाथ से निकल, अगर नहीं होगा होगा हाजिर अंग्रेज, होना ही है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो होना ही। मुझे बताइए हाजिर अंग्रेज, इससे भय क्या है? अगर आपको लगता है कि वक्फ ने सब कुछ सही किया तो खुलेआम स्वागत करिए। मतलब भय इसीलिए अवधेश जी, पता है कि अंदर ही अंदर गैर कानूनी, अंदर ही अंदर 1500 साल के मंदिर को वक्फ कर दिया। मतलब कल को सोचे वक्फ की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी देश के दूसरी जमीन जहां पे है वो भी वक्फ के अंदर है, तो वो सब संस्थान वक्फ को ही अपील करने जाएगी। तो देश में 2 पैरेलल चल रहे हैं, एक तो बाकी देश के नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, बाकी दूसरे जा रहे हैं वक्फ मिलेगा। प्रदीप जी मैं एक बात कोई इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। प्रदीप जी सुनिए, अरे फिर मैं आपके बीच में नहीं इंटरप्ट किया था ना। अरे मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया ना। आप मेरी बात भैया, आप बोलना, सवाल का जवाब। अरे किस मठ के किस कानून में है कि किसी भी गांव की संपत्ति को मठ अपनी घोषित कर देगा और उसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है? अरे डिफरेंस पहले बात सुनिए, आप मठों की भी कराइए, आप मंदिरों की भी कराइए, करा लेंगे, आप सर्वे कराएं। आप तो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमानों के मदरसों पर टारगेट। आपके जैसे देश में कोई और मुद्दे रहे ही नहीं, सिर्फ मुद्दा यही बचे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करना है बस सरकारों को। अपीसमेंट जो हिंदू अपीसमेंट हो रहा है ना, देखिए मेरे को यहाँ पे भी नहीं बोल रहे थे बाहर क्या करते होंगे। अभी ये बोल रहे थे, मैं चुप बैठा था और आराम से बात सुन रहा था। का कानून सही है, मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही है, संविधान के अनुसार बना हुआ है का कानून, आपके अनुसार नहीं बना हुआ है। आप चाहते हैं अपने अनुसार चलाना देश को, मगर ये देश संविधान और कानून पर चलेगा। अवधेश जी अगर आप मेरे बीच में ऐसे इंटरप्ट करेंगे ना, अवधेश जी बोलो, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले मेरे से? मैं क्यों नहीं सवाल नहीं, आप नहीं कर सकते मेरे से। क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे से करिए, फिर मैं चुप होकर सुनता हूँ। नहीं, सवाल तो करेंगे ना भाई, सवाल क्यों नहीं करेंगे? अवधेश जी के सवाल का जवाब दीजिए। चलिए अंग्रेजी जवाब दीजिए, फिर अवधेश जी आएंगे। सवाल पूछा है, क्या पूछा है बताइए। किसी सेकुलर देश में किस लॉ का टीनेट सिद्धांत कहता है कि एक धार्मिक संस्था बना करके उसको इतना पावर दे दो कि कोर्ट उसकी सुनवाई न करे? ये ताकत किसने दी है? देश के संविधान ने। संविधान ने नहीं दी। एक सेकंड, अंग्रेज जी रुक जाइए, अवधेश जी रुक जाइए, एक सेकंड। अवधेश जी मुझे आने दीजिए, अवधेश जी रुक जाइए, मुझे आने दीजिए। संविधान में कहा लिखा है वक्त? एक सेकंड अवधेश जी, मुझे पता है कि आपको एंकरिंग करने की इच्छा या बहुत सीनियर पत्रकार, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। अंग्रेज जी, कहां पे संविधान में लिखा है वक्त के बारे में? चैलेंज देखिए, सुनिए ना, बिना संविधान के बिना, अरे गैर कानूनी है, चैलेंज ही नहीं हुआ। अरे लोगों ने, अरे आर्टिकल 370 भी 70 साल तक चलते रह गया था। ये 1995 में एक्ट बना। और सुनिए, ये देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग तो सिर्फ टारगेट करना है किसी तरीके से मुसलमानों को। हिजाब से दिक्कत थी, फिर मदरसों पे आ गई, अब वक्फ की संपत्ति। अरे के सारे मुद्दे मुसलमानों के उठाने के लिए बने हैं। क्रिमिनल्स पे जब बुलडोजर चलता है आपको दिक्कत, मदरस इलीगैलिटी पे सर्वे होता है आपको दिक्कत। एक सेकंड रुक जाइए। बेसिक स्ट्रक्चर की आपने बात करी, इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म आता है बेसिक स्ट्रक्चर में कि नहीं आता है? बताइए। अब सुनिए तो आता है। अच्छा मुझे बताइए, अब ओपन चैलेंज, इस तरीके का बोर्ड कौन से दूसरे धर्म के पास है?
देखिए वो नहीं है तो देखो तो फिर सेक्युलर कैसे कि सेक्युलर कैसे संविधान की चीजों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं तो आपने कैसे कह दिया बेसिक स्ट्रक्चर है? अरे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं, संविधान निर्माताओं ने जिक्र नहीं किया, ये तो सेक्युलर नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ये किया। एक सेकंड, और इनके जो एनआरसी और कागजात जो सबूत इकट्ठे करे जा रहे हैं, अरे क्या मुद्दे देश में गायब हो गए? मुद्दे की बात ही नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बहुत लॉजिकल बात है अवधेश जी, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। प्रदीप जी नहीं, कहावत सुनो ना, एक गाना मैं कह रहा हूँ है ना कि वो मैं करूं तो रासलीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला, इनका सब कुछ ठीक है, दूसरा करेगा तो वो गड़बड़ है। अरे भैया क्या है आप बताएं, मैं पूछता हूं क्या कर सकते हैं? क्रिश्चियन देशों में ऐसा कानून है? आप क्या क्रिश्चियन देशों में ऐसा कानून है? वाले लोग क्या किसी हमारी धार्मिक गुणवत्ता है? क्या देश के मुसलमानों को यह स्वीकार होगा? बांटने का काम करते हैं ये देश के सेकुलरिज्म के संविधान के खिलाफ देश के मुसलमानों को विशेष माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई ये मजहबी जमींदार से सुनिए, ये मजहबी जमींदार बनाने का कानून कहां से आ गया? हिंदू मुसलमान का बीज बोते रहेंगे। हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। कैसे बात कर रहे हो प्रमोद जी? आप लोग एक इलीगल चीज को मजहबी जमींदार, अरे प्रमोद कुमार मुझे लगता है दुखती रग पे हाथ रख दिया गया है, और मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। मेरे लिए हिंदू मुसलमान नहीं, मेरे लिए इलीगैलिटी की बात है, संविधान की बात है। आलोक अवस्थी, रमन पांडे जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं आज तो आज हो जाएगा डिबेट, मेरा सवाल नहीं। प्रमोद कुमार नहीं हंसते रहिए, जिसको जो हंसना है। इलियास शराफुद्दीन आ रहा हूं मैं, आचार्य विक्रमादित्य आपको संभालेंगे। आचार्य विक्रमादित्य, इलियास शराफुद्दीन हंस रहे, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुनिए। अरे मैं प्रमोद कुमार, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 40 वक्त एक्ट का आर्टिकल 40 कहता है, सुनिए जरा, दर्शकों को सुनाना चाहता हूं भैया हमारे देश में क्या चल रहा है। वक्त एक्ट का आर्टिकल 40 कहता है, बोर्ड किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, ये उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वक्त की संपत्ति है, स्वयं जानकारी संग्रह कर सकेगा और उसको वक्त की संपत्ति घोषित करे। मतलब प्रमोद कुमार हो क्या रहा है, सुनिए। वक्त वाले सुबह उठे और घूमे आसपास, देखा अच्छा ये वक्त की संपत्ति हो सकती है, चलो बोल दो ये वक्त की संपत्ति। अच्छा ये वक्त की संपत्ति हो सकती है, चलो बोल दो ये वक्त की संपत्ति हो सकती है। अरे अब रात को खाने के बाद, डिनर के बाद बोल दो ये और वक्त की संपत्ति हो सकती है, हो दो। तो प्रमोद कुमार ये चल क्या रहा है इस देश में? मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, आदिवासी, वनवासी, हर व्यक्ति इस देश के अंदर अलग, और एक धर्म को अलग प्रावधान दिया गया है। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है? प्रदीप जी, तमिलनाडु में एक HRCE डिपार्टमेंट है जो वहां के मंदिरों का पैसा इकट्ठा करता है, करोड़ कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करता है। क्या किसी भी मस्जिद या जो बड़ी बड़ी मस्जिद, जितनी जामा मस्जिद है, उसका पैसा कोई सरकार कोई एक्ट बना के इकट्ठा करती है? और जहां तक आपने आर्टिकल 40 की बात की, मैं उसका डेफिनेशन पढ़ रहा था। मतलब अगर कल कोई इलियास शराफुद्दीन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनको अच्छा है प्रदीप भंडारी का घर वक्फ प्रॉपर्टी ले लेंगे, आपकी हो जाएगी, ले लेंगे। ये ट्राइब्यूनल में इन्हीं के ट्राइब्यूनल में जाएंगे आप और अपील करने, उसमें और जितने वो ट्राइब्यूनल के मेंबर हैं उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया हुआ। 1995 का जो वक्त एक्ट था अभी तक अनचैलेंज कैसे रहा, अभी तक इस देश में चल कैसे रहा? कायदे से इसको स्क्रैप होना चाहिए था। जो योगी सरकार ने 1989 के जो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसका जो फैसला था मुलायम सिंह का, उसको जो इसका वक्त प्रॉपर्टीज को लेके उसको जो सर्वे का ऑर्डर किया होना चाहिए। जैसे शराफुद्दीन बोल रहे हैं विधानसभा हमारी जमीन पे, इनसे पूछे किसकी जमीन थी, कौन सा? इलियास शराफुद्दीन और विक्रमादित्य। और ये सुन लो, आप कुछ योगी की तरह इलियास शराफुद्दीन नहीं, मेरा एक सवाल। इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन कहाँ से है? इनकी कहाँ से हो गई जमीन? कौन है ये? इलियास एकदम नहीं है। आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। ना 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 ना, तमिलनाडु में आप पहले बात बताओ, इलियास शराफुद्दीन, तमिलनाडु में एक वक्फ बोर्ड ने सोचा कि 1500 साल। इलियास शराफुद्दीन, इस्लाम कितना पुराना है? इलियास शराफुद्दीन, इस्लाम कितना पुराना है?
वही कितना पुराना है? 1500 आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, कितना पुराना है? नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जो भी मंदिर झूठ बोल रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लाम कितना पुराना है? आचार्य विक्रमादित्य, मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इस्लाम कितना पुराना है? जितना पुराना इस्लाम है उससे पुराने मंदिर को कह दिया वक्त की प्रॉपर्टी। जमीनों पे मंदिर बने हुए, हम वक्त करें तो मंदिर बने हुए, तो ठीक है। अरे कितने मंदिर, आचार्य विजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, बायोमेट्रिक चेक करनी चाहिए कि क्या। नहीं तो चोरों के लिए जमीन नहीं थी, चोरे लुटेरों के पास कुछ नहीं था, हम दिए। आज हमारी जमीन पर विधानसभा है, हमारी जमीन पर लोकसभा बन रही, हमारी जमीन पर सेंट्रल विस्ता बन रहा, और हमारी जमीन आचार्य विक्रमादित्य ये क्या बोल रहे? हमारी जमीन पे अरे मंदिर बन गए हमारी जमीन पे। ये कह रहे लोकसभा भी इनकी, विधानसभा भी इनकी। आचार्य रुक जाइए, आचार्य विक्रमादित्य, बीजेपी दे रही, मोदी अमित शाह दे रहे, योगी दे रहे, हम नहीं। विधानसभा भी इनकी जमीन पर, लोकसभा भी इनकी जमीन पर। आचार्य विक्रमादित्य पर, आपके घर पर के लिए पैसा दिए, बाबा साहब अम्बेडकर को हम 1000 एकड़। मैं एक शराफुद्दीन साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, यही है वक्त वाली मानसिकता। वक्फ बोर्ड वाले आके खड़े हो जाए और कह दें आपकी जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तब आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, तब आपको कैसा लगेगा? क्या कर दिया जाएगा? आपको कैसा लगेगा शराफुद्दीन साहब कि कल आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए और आपकी जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो क्या आप कोर्ट में नहीं जाएंगे और आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार भी ना हो? इंशाल्लाह जोधा रानी बनी थी, फिर बनेंगी। चिन्मयानंद की औलादे, आसाराम की औलादे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अरे आप तैयार हैं क्या? आपके अपने मकान से आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए और उसके बाद आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार भी ना हो। 10 साल तक आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी डीएम के पास जाकर, किसी हाई कोर्ट के अंदर, किसी कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। आर्बिट्रेशन के लॉ इतने खतरनाक है कि वहां पर जो रजिस्ट्रार बैठेगा, जो लिसन करेगा, वो भी आपका उन्हीं का आदमी होगा। आपने जमीन हमारे हक है। अरे शराफुद्दीन साहब के टेप चालू कर दी क्या भाई? टेप चालू करने के अलावा सुन भी लिया करो। ऑटो मोड में चले गए क्या? अरे सुन लो क्या कह रहा हूँ कि कल आपके जमीन जायदाद पर, आपके बच्चों की जमीन जायदाद पर, आपके पिताजी की जमीन जायदाद पर वक्फ बोर्ड वाले आके कह दे ये अनगाइडेड मिसाइल है, अनगाइडेड मिसाइल। यहाँ पर वो बैठा हुआ अफसर जो है, जो आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के लोग हो, वो आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपको समझ में आनी चाहिए, ये किसी भी दुश्मन के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सुनिए इनने क्या किया। आचार्य विक्रमादित्य, 1400 साल पुराना मनोज पांडे इस्लाम और 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया वो भी वक्त का। 18 गांव जहां हिंदू बाहुल्य गांव, वो भी कह दिए सब वक्त के। मैं तो घबराहट में हूं। मनोज पांडे और आलोक अवस्थी, मनोज पांडे इंतजार कर रहे हैं। मनोज पांडे और हाजी खान भी जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे और आलोक अवस्थी। मनोज पांडे, मैं तो हैरान हूं कि इस देश में ये चीज इतने समय से चलती आ रही है। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक फोन है, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, वरना तो पता ही नहीं चलता। तो मनोज पांडे, मैंने एक्ट के सेक्शन पढ़े। मनोज पांडे, क्या आपकी पार्टी को इसको पूर्ण रूप से नहीं समर्थन करना चाहिए? और 1990s में जब इस एक्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा गया था, इतना बड़ा तुष्टीकरण वाला किया था, तब आप लोग इसको अपोज क्यों नहीं कर रहे थे? इसको वेलकम क्यों कर रहे थे? क्योंकि राजनीति ये थी, मुस्लिम वोट जोड़ो, हिंदू वोट बांटो। दैट वाज द फैक्ट। मनोज पांडे, एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। हमने आपको केवल 8:30 तक का समय दिया था, आपने हमें मौका दे दिया 2-3 मिनट का। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं स्तरहीन किसी डिबेट में नहीं बैठता हूं। आपको भी ये चाहिए कि कम से कम एक व्यक्ति बोले तो दूसरा व्यक्ति न बोले, इसलिए पूरा देश देख रहा है और ऐसी डिबेट का देश में गुस्सा होता है ना मनोज पांडे, तो मनोज पांडे जी, जब मैं यूपी असेंबली के अंदर, और आप लोग प्लीज प्रवचन ना दें, वो मेरे को नेता लोग प्रवचन ना दें जो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चोटी करते हैं, वेल के अंदर कूद जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। मुझे प्रवचन ना दीजिए, अपनी बारी में प्लीज। माफ करिएगा, हमें आपसे किसी उपदेश की आवश्यकता। हाँ, तो हमें भी नहीं चाहिए, दर्शकों को भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर अच्छा होता कि आपकी डिबेट, प्रवचन मत दीजिए,
प्रवचन मत दीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए और पॉइंट बोलिए। अस्पतालों में मरते हुए मरीजों के लिए ये सब आप विधानसभा में जिस दिन पालन कर लेंगे ना, उस दिन मैं भी पालन कर लूंगा। बोलिए। हत्या कर रहे हैं उनके लिए आपकी होती, लेकिन हमें दुख है कि आज आप केवल हिंदू मुस्लिम पर देश को ले जाना चाहते हैं। देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश की आज जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है उसके बेहतरी कैसे हो सके, सड़कें कैसे बने, उसको अच्छा इलाज कैसे मिल सके, नौजवानों को नौकरी कैसे मिल सके, किसानों को उत्पादन का मूल्य कैसे मिल सके, शायद अगर इसकी डिबेट आप करते तो हम मेरा ये मानना है सबको याद है भारत का संविधान 1990s का काल सबको याद है। मनोज पांडे मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस। आलोक अवस्थी पूछिए इनसे। देखिए प्रदीप जी मेरा साफ कहना है 1989 में जो काला कानून ने बनाया था, जो मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था तुष्टीकरण करने के लिए वक्त अधिनियम बदल दिया था, उसको रद्दी की टोकरी में योगी आदित्यनाथ जी ने फेंक दिया है और उस पर जांच बैठा दी है। लगातार समाजवादी पार्टी और बसपा से के समय पर जो चेयरमैन बनते चले आ रहे हैं वही चेयरमैन चले आ रहे हैं, उनके चुनाव होता ही नहीं है। चुनाव होता है, सरकारें बदलती रहती है, एक ही आदमी का राज चल रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की जमीनों को पे अवैध कब्जा करके वक्त के लोगों ने बैठे हुए हैं। अब 1500 साल पुराने मंदिर को तमिलनाडु में और वक्फ जो इस्लामाबाद में आया, वो कहता है कि जो है ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये हास्यास्पद है। और 4 लाख एकड़, अभी हमारे मित्र कह रहे थे 4 लाख एकड़ जमीन को 8 लाख एकड़ तक पहुंचा दिया। आपके मित्र चले गए क्योंकि मैं जो सॉफ्टी वाले सवाल नहीं पूछता हूं और मैं सीधे सवाल पूछता हूं, जो गलत है उसको गलत बोलता हूं। हाजी खान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बात हिंदू मुसलमान के नजरिए से मैं नहीं देख रहा। अवधेश जी आप इसके बाद आइएगा, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हाथ से दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं हाजी खान कि अगर सर्वे ऑर्डर किया है, जो कानूनी रूप से एक सर्वे ऑर्डर हुआ है जिसमें सेक्शन 4 ये पावर देता है राज्य सरकार को कि वो एक सर्वे ऑर्डर कर सकती है, तो इस पे फिर ये मुसलमानों में डर और भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? हाजी खान, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये हाजी खान, ऐसा बोर्ड किसी भी दूसरे धर्म, सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, किसी धर्म को नहीं है, तो फिर एक विशेष धर्म, एक ही धर्म को यह अधिकार क्यों मिलना चाहिए? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपको तो स्वागत करना चाहिए, आप सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। हाजी खान और फिर अवधेश जी, और अंग्रेज आपके पास। हाजी खान। प्रदीप जी, बात यह है कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, ना तो किसी और के कहने से चलेगा, ना प्रदीप जी के, ना मेरे कहने से, ना किसी और से, बल्कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। ये जो वक्फ बोर्ड का कानून 1995 में जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। ये ऐसा नहीं है कि एक ही जने के कहने से हो गया, सारी पार्टियों की सहमति से हुआ और बिल पास हुआ। बात यह है कि मुसलमानों की जो संपत्ति है वक्फ की 3 तरह की है। एक तो जो उमरा थे, रईस थे, जमींदार थे, उन्होंने प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले वक्फ की, और कुछ वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने पे वक्फ की। कुछ वो लोग थे जो ये चाहते थे कि उनकी जिनकी औलाद नहीं होती थी, बच्चे नहीं होते थे, तो वो चाहते थे कि मेरा ये प्रॉपर्टी पुण्य के काम पे लगे। हमने, किसी ने, मौलाना ने हिंदुस्तान के सर्वे पे कोई एतराज़ नहीं किया। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार के चीफ मिनिस्टर ऐसा है, ऐसा है जी, एक सेकंड को कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड को कंप्लीट करने दीजिए। हमारे मोदी जी ने 8 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स के मेजॉरिटी बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स रहे हुए हैं, उनके लिए कारोबार खोले। आप हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान करके, कौन चैलेंज से कह रहा हूं कि इस सर्वे, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन इस सर्वे से किसी भी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को 1 रुपए का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर्वे कराया गया रंगनाथ मिश्रा का। देखिए ये सर्वे, आपने अपनी बात रखी हाजिक जी, एक सेकंड मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूं। मैं हाजिक जी, आपने अपनी पूरी बात रखी, कोई इंटरप्ट नहीं किया। आप सुनिए मेरी बात। हिंदू मुसलमान की असदुद्दीन ओवैसी ने एक सर्वे नॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत ऑर्डर हुआ, और ये सर्वे से सिर्फ इलीगैलिटी, गैर कानूनी प्रॉपर्टी, इलीगली जब्त की गई प्रॉपर्टी का पता लगाने की बात थी। तो फिर किसने हिंदू मुसलमान किया? असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, सरकार अपना सर्वे करा रही है, सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 4 का आपने कौन से मौलाना ने उठा के असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट बोला? आप पहले दिख रहे हैं। अवधेश जी ऐसा है कि हाजी खान
सपोर्ट करते करते सर्वे का और अंत में आ गए कि इससे मुसलमानों को क्या लाभ है, मुसलमानों के लिए मोदी ने कहा, यही जो मानसिकता है ना, यही समस्या है। मैं एक दो उदाहरण हाजी खान आपको दे रहा हूं, मैं नोट करके लाया था, उस समय से ढूंढ रहा था। अरे सुनिए, गुजरात वक्फ बोर्ड ने, जरा सुन लीजिए, देखो आपके बीच में नहीं बोला, इन्होंने रोक दिया था, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर दावा पेश कर दिया कि कहा कि यह वक्फ की संपत्ति है और पता कि इस बिल्डिंग का कोई अपडेट नहीं हुआ है। अरे सुनो ना, फिर आप भी बीच में बोलने लगे। अब देखो ये आ गए कागज दिखाने, ये अब हाजी खान के बगल पड़ेंगे, अब ये दूसरे भी आ गए। अब कागज का भी कागज का भी सुन लो, कागज का मठों के भी कागज दिखाने पड़ेंगे। सूरत में सुनो क्या है, अरे कागज का भी बता दे रहा हूं ना। अरे सुनो ना भाई, 75 साल तक कहां थे तुम? जब देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, जब से कहां थे? फिर मैं बोलता हूं, जब से तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं आपके आवाज में बोल सकता हूं। ये भी एक जुमला लिया है कि नहीं तो क्या कागज केवल वक्त पर नहीं, नहीं कागज केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, नहीं नहीं वक्फ के पास ही पूरे देश और दुनिया का कागज है, दूसरे जमीन का कोई कागज नहीं है। धार्मिक स्थानों का अजान से दिक्कत, नहीं नहीं, ये धार्मिक स्थान वक्फ सारी धार्मिक स्थान कैसे हो गई इस देश में? भाई वक्त में केवल मस्जिद नहीं है, वक्त में मैदान है, वक्त में मार्केट है, वक्त में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वक्त में मार्केट है, वक्त में सिनेमा हॉल है, वक्त में मॉल है। ये धार्मिक कैसे हो गई भाई? ये धार्मिक कैसे हो गई? आपके अरे क्यों नहीं होगी? अरे परिवर्तन आप लोग देखो, वक्त पर कब्जा करके ऐसा है, छोटे छोटे मुसलमानों के आंख में भी धूल झोंका जा रहा है कि इस देश में वक्त के नाम पर बड़े बड़े मुस्लिम नेता, मजहब नेता जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं अमानतुल्लाह खान जो वक्फ की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज कर रहा है किराए का, ये क्या ये धार्मिक काम है? का जो सर्वे है ये धार्मिक काम है? ये बताने चैलेंज हो गया। अरे भाई ये धार्मिक काम है, आप चैलेंज हो गए। ये धार्मिक काम है। हाजी खान ने कहा नहीं गैर संवैधानिक नहीं है, सर्वे करना सेक्शन 4 ऑफ द वक्फ एक्ट के तहत ही किया जा सकता है। या तो वक्फ एक्ट को पूरा मानो या आधा मानो, बीच बीच नहीं हो सकता। अपने नहीं आधा अधूरा नहीं इंटरप्रेट किया जा सकता। मैं क्या चीज मैं सुनाना चाह रहा हूं, देखिए नहीं रुकिए अवधेश जी। एक हाजी खान ने पूछा, हाजी खान आचार्य विक्रमादित्य हाजी खान ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आलोक जी मुसलमानों के लिए क्या कहा। 2.31 करोड़ हाउसेज जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बने थे, 31% जो है 25 माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज के अंदर अलोकेट किए गए थे। 33% बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माइनॉरिटीज थे, जिसको 9 करोड़ के अंदर से, और 37% जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में से थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दिए थे। हाजी खान जब इतना हो गया फिर भी हिंदू मुस्लिम कौन सी सरकारी स्कीम के अंदर जो है 4 लोग आते हैं तो उसका फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं, स्कूल कॉलेज भी आपको बताता हूं। योगी 2021 में, एक सेकंड, आपने कहा 2021 में, एक सेकंड मेरे ऑडियो को आप करिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के लिए जितनी योजनाएं हैं उसमें हाजी खान 479 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अल्पसंख्यक पुरुष को अरे यार एक सेकंड मुझे बताइए, एक से रुक जाइए आप, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। अंग्रेज मुस्लिम हितैषी हो कि नहीं, सच्चाई तो बताने दो कि क्या हुआ है, उसमें भी आप चिल्ला रहे हो। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, हद हो गई। आपने पूछा क्या काम हुआ है, मैं डेटा कोट कर रहा हूं। रुक जाइए, हाजी खान और आचार्य विक्रमादित्य को दिखाइए। मैंने हाजी खान ने कहा, हाजी खान और आचार्य विक्रमादित्य को दिखाइए, हो गया। हाजी खान और आचार्य विक्रमादित्य को दिखाइए। योगी सरकार के फर्स्ट टेन्योर में मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अल्पसंख्यक पुरुष और महिला छात्र छात्रवृत्ति के लिए 829 रुपए खर्च हुए, 829 करोड़ रुपए खर्च हुए। और बहुक्षेत्रीय के अंदर 588 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बहु आबादी वाले जिलों के अंदर बुनियादी सुविधाओं को इंप्रूव करने के लिए खर्च हुए। तो कौन सी स्कीम, भले मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव क्रिएट कर रही, बताइए हाजी जी ये क्यों झूठ बोला जा रहा है? आचार्य विक्रम इसके बाद आइए, हाजी खान के बाद। हाँ बोलिए हाजी खान। मैं प्रदीप जी मैंने ये कहा कि सरकारों को आवाम के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए। सरकार ने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने हिंदुओं के लिए स्कूल खुलवाए, कितने मुसलमानों के लिए खुलवाए?
कितने हॉस्पिटल मुस्लिम इलाके में खुले, कितने हिंदू इलाके में खुले। हिंदुस्तान अरे के हाजी खान साहब कितने पैसे दिखा दिए, शायद इनको पता नहीं है। 5,000 करोड़ माइनॉरिटी की डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने इस हर साल दे रही है 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 जो पहले केवल हज यात्रा के लिए खर्च हो जाते थे, पैसे केवल तेल के फूकने में खर्च कर देते थे, अब 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए हर साल माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रख दिया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे बताइए, अभी आप कुछ देर पहले जो बोल रहे थे कि आपकी जो लैंड है वो कहां से आई है, मैं बताता हूं लैंड कहां से आई है। जो पाकिस्तान से हिंदू आए वो लैंड वहां के मुसलमानों को दे दी गई। जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए वो लैंड सारी की सारी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में ट्रांसफर कर दी। वक्फ बोर्ड के अंदर वो सारी लैंड आई है कि जिस लैंड के अंदर शक्तिवेट के अंदर जो लैंड एक्वायर हो गई थी वो लैंड सारी की सारी वक्फ को ट्रांसफर कर दी गई है। आप लोगों ने कोई जमीन जायदाद दान नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई जमीन जायदाद दान नहीं करी है। कोई भी जमीन जायदाद नहीं है जो किसी मुसलमान ने दान करी हो वक्फ बोर्ड में गई हो। मेजॉरिटी ऑफ द लैंड वो सारी की सारी जो है कि जो आपकी शत्रु का चेयरमैन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, मेरा चेयरमैन है। मुस्लिमों को जितनी स्कॉलरशिप मोदी सरकार के अंदर मिली वो कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार से ज्यादा मिली। मनमोहन सरकार के अंदर 2.37 करोड़ मुस्लिम बेनिफिशियरीज थे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के, वही मोदी सरकार के फर्स्ट टर्म में ये बढ़ गए थे और ज्यादा हुए थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं मनमोहन सरकार से ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई, ज्यादा आधुनिकरण में पैसा खर्च हुआ, मदरसास के अंदर पैसा खर्च हुआ, स्कीम्स के अंदर पैसे खर्च हुए। तो असली हिंदू मुसलमान करने वाले व्यक्ति तो असदुद्दीन ओवैसी और उनको बैक करने वाले तमाम लोग हैं जो उनसे सच्चाई के सवाल नहीं पूछते। क्या बात कर रहे हैं आप देश के सामने? सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, झूठ मत बोलो, नंबर बक रहा हूं, झूठ मत परोसो, फैक्ट्स नंबर और कुछ नहीं। और कोट करता हूं नहीं, ये बहुत बंद हो गया। हिंदू मुसलमान बहुत हो चुका है। मैं एक और कोट करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक और कोट करना चाहता हूं। 8,715 करोड़ रुपीस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन स्कॉलरशिप में बिटवीन 2014 एंड 2019 खर्च किए। जो मनमोहन सरकार ने जितने माइनॉरिटीज के लिए खर्च किए थे उससे करीबन 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। फिर हिंदू मुस्लिम, फिर मुसलमान भय में, फिर मुस्लिम को निकाला जा रहा है। सब झूठ नहीं, डाटा माला गलत डाटा बयान कर रहे हैं। ये डाटा वैसे ही बयान कर रहे हैं आप जैसे एक डॉक्टर को पता है फर्जी जो है वो आ गई उसको कॉल। आचार्य विक्रमादित्य अब डेटा पे शक हो गया, हर कलम से कल कर दे और आप निकल रहा है। मैं क्या करूं आचार्य विक्रमादित्य, डेटा पे शक हो गया। पढ़ना आता है नहीं आता, ये मदरसे के पढ़ाए लिखे लोग, ये मदरसे के पढ़े लिखे लोग, इनको ना तो बजट देखना आता, ना तो प्रोविजन पढ़ने आते हैं। जैसा इनको ओबीसी जैसे जो लोग घाघ लोग हैं वो पढ़ा देते हैं, बेचारे पढ़ जाते हैं। मुझे तो बेचारे को समस्या ये आती है कि ये जब जिस काल में ये पढ़ते थे, जिस कालखंड में ये लोग पढ़ के आए मदरसों से, उस वक्त आधुनिकरण तो हुआ नहीं था। अब बेचारे जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको पता चलेगा। इनके सामने बीन बजाने से मेरे पास इतना ही समय था दोस्तों। डेटा मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का कोट किया है जो दोनों सरकारों के अंदर थी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक सर्वे का विरोध मत करिए, क्योंकि सर्वे से इलीगल जमीन का पता चलेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेक्युलर कैरेक्टर के अंदर किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा।